हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 5th की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना, मैथ्स मेला की, उसमें आज हम चैप्टर नंबर 7 अपना स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है शेप्स एंड पैटर्न्स। सबसे पहली बात, शेप्स एंड पैटर्न होता क्या है उसको जानते हैं। आप लोग ये पहले 4th क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ के आए हो। पैटर्न जैसे अगर मैं बोलूँ 2 4 6 8, तो आपको पता चल रहा है यहाँ एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। इवन नंबर का 2 की टेबल लिखी जा रही है। शेप्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर अगर मैंने एक सर्कल बना दिया, एक ट्राइंगल बना दिया, उसके बाद पूछा तो आप कहोगे सर्कल आएगा देन ट्राइंगल आएगा, और भी बहुत सारी शेप्स होती हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम वही शेप्स और पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हमें दे रखा है वीविंग मैट्स, कि मैट्स को कैसे बनाया जाता है वो यहाँ पर आपको बता रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यू मे हैव सीन वूवन बास्केट्स ऑफ डिफरेंट काइंड। इफ यू लुक क्लोजली यू विल नोटिस डिफरेंट वीविंग पैटर्न इन ईच बास्केट। आपने ऐसी बास्केट्स देखी होंगी, लेकिन अगर जब आप इन्हें पास से देखो तो इन सब में एक पैटर्न यहाँ पर यूज हो रहा है। देख लो ना, ये पैटर्न यूज हो रहा है। वी विल ट्राई वीविंग सम मैट्स विद पेपर स्ट्रिप। चलो पेपर स्ट्रिप से कुछ मैट्स यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं। लेट अस मेक पेपर मैट। यू विल नीड, आपको क्या क्या चाहिएगा, अ कलर्ड पेपर चाहिएगा जो 30 सेंटीमीटर लॉन्ग और 20 सेंटीमीटर वाइड होना चाहिए। स्टेशनरी शॉप से आप इसे परचेज कर सकते हो। एंड 8 पेपर स्ट्रिप्स आपको चाहिएंगे ऑफ 2 डिफरेंट कलर। डिफरेंट कलर्स की पेपर स्ट्रिप्स ले लेना। जैसे इन्होंने जो पेपर लिया है वो पर्पल कलर का लिया है, और जो स्ट्रिप्स लिए है वो ब्लू और येलो कलर की लिए हैं। 3 सेंटीमीटर वाइड एंड लॉन्गर देन 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो डायमेंशन जो ये आपको मीटर सेंटीमीटर लिखा है, आपको उसके अकॉर्डिंग ही लेना है, तभी आप वो पेपर मैट बना पाओगे। अब करना क्या है आपको, यहाँ पर टेक अ कलर्ड पेपर 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 20 सेंटीमीटर वाइड। ये वाला पेपर लेना है, पर्पल कलर वाला। जरूरी नहीं आप यही कलर लो, कोई डिफरेंट कलर भी ले सकते हो। फोल्ड द कलर्ड पेपर इन हाफ अलोंग द लॉन्गर साइड। आपको इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। ड्रॉ वर्टिकल लाइन एट ईच इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द क्लोज एंड एंड कट स्लिट लीविंग अ गैप ऑफ 3 सेंटीमीटर एट द टॉप। करना क्या है, यहाँ ऊपर से ये 3 सेंटीमीटर छोड़ देना और ऐसे स्ट्रिप्स बना लेना। ठीक है, केयरफुली। उसके बाद क्या करना है, ये बनाने के बाद कट कर देनी है। वो कट कर रहा है, देखो। केयरफुली अनफोल्ड द पेपर। उसके बाद उस पेपर को खोल देना, तो ऐसे आ जाएगा। बीच की ये लाइंस जो है वो काटी थी आपने, वो आ जाएंगी। वो इसलिए कट किए ताकि आप उसमें वो स्ट्रिप्स डाल सको जो डिफरेंट कलर के आपने लिए दो। ठीक है, उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं, देयर विल बी नो कट इन द पेपर एट द टॉप एंड द बॉटम। ध्यान रखना, ऊपर और नीचे कोई कट नहीं है, सिर्फ बीच में ये लाइंस के ही कट है, क्योंकि आपने ऊपर 3 सेंटीमीटर छोड़ा था इसीलिए। नाउ कट 8 पेपर स्ट्रिप ऑफ 3 सेंटीमीटर विथ इन 2 कलर्स एंड ऑफ लेंथ स्लाइटली लॉन्गर देन 20। अब 8 स्ट्रिप्स ले लो, 3 सेंटीमीटर की होनी चाहिए उसकी विर्थ। विर्थ मतलब उसकी ये जो चौड़ाई है ये 8 होनी चाहिए, 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो उसकी लंबाई होगी वो 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रखना, क्योंकि जो पेपर है वो 30 सेंटीमीटर का है, तो 20 से तो ज्यादा रखोगे ना, तभी वो पूरा सेट हो पाएगा। टेक 1 कलर स्ट्रिप एंड वीविंग इट अक्रॉस द स्लिट, गोइंग 1 अंडर एंड 1 ओवर एंड अगेन 1 अंडर एंड 1 ओवर। रिपीट इट फॉर द फर्स्ट रो। ऐसे करते रहो, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे। फिर दूसरी स्ट्रिप लेना, फिर दोबारा वही कलर लेना, फिर दोबारा ऑल्टरनेटिव लेते रहना, ब्लू येलो ऐसे करके। ठीक है, वही इसके अंदर लिखा हुआ है। दूसरी स्ट्रिप्स लेके टेक 1 मोर स्ट्रिप ऑफ अनदर कलर, फिर दोबारा वही करना है। ऐसे आपको ये पूरे में लगा देना है। तो इससे क्या होगा, आपका जो मैट है वो रेडी हो जाएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट आपसे क्या कह रहे हैं, कैन यू फिगर इट आउट हाउ टू मेक दिस मैट। क्या अब आप ये बता सकते हो कि ये वाला मैट कैसे बनाए। देखो इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग है ना। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दिस मैट इज वुवन बाय लुकिंग एट द पैटर्न इन द फर्स्ट 2 रो। चलो देखते हैं यहाँ पर कि ये मैट कैसे बना है। रो 1 2 ओवर 1 अंडर 2 ओवर 1 अंडर। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें एक तो नीचे है और 2 वाला ऊपर है। जैसे ऊपर वाले में अगर आपने देखा था तो एक अंदर थी स्ट्रिप की जो थी, एक ऊपर, फिर एक अंदर, फिर एक ऊपर थी। पर यहाँ पर अंदर एक है और ऊपर 2 है। रो 2 में उल्टा है, एक ऊपर है और 2 अंदर है। 2 अंदर है ना और एक ऊपर है ब्लू वाली। फिर रो 3 में दोबारा रो 1 जैसा है, और रो 4 में रो 2 जैसा है। तो ऐसे ये पैटर्न इसमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। यू कैन यूज स्ट्रिप ऑफ द सेम कलर और 2 डिफरेंट कलर, 1 ऑफ ईच रो। आप चाहो तो हर एक रो में सेम कलर के स्ट्रिप लगा लो, और आप चाहो तो 2 कलर की भी लगा सकते। ठीक है, नाउ ट्राई टू वीव अ पैटर्न यूजिंग द रूल गिवन बिलो। अब इसका देखो, इसका थोड़ा और डिफरेंट। इसमें एक अंदर
दो ऊपर है, एक अंदर, दो ऊपर है फर्स्ट रो में, दो ओवर वन अंडर है। सेकंड रो में वन अंडर है, तीन ओवर है, मतलब तीन ऊपर है और एक नीचे है, देन थ्री अंडर वन ओवर है। थर्ड रो में फिर दोबारा दो अंडर वन ओवर, दो अंडर वन ओवर। फोर्थ रो में वन ओवर थ्री अंडर, ऐसे ही फिर ये रिपीट होता जाएगा। तो अब दो और तीन का है, तो इसमें भी आप डिफरेंट स्ट्रिप लेके भी बना सकते हो और सेम स्ट्रिप से भी बना सकते हो। कट आपको वैसे ही करना है, ऊपर से 3 सेंटीमीटर छोड़ के उस पेपर को, और उसके बाद उसमें बीच में 8 स्ट्रिप्स बना लेनी है, लाइंस कट कर लेनी है और फिर इन स्ट्रिप्स को उसके अंदर डालना है। ठीक है, फोर्थ वाले में भी सेम पैटर्न है। कैन यू वर्क आउट द स्टेप for any of these design and weave the pattern? Write the step of the pattern in your notebook for each row until you start repeating. तो अगर आप इसमें देखो तो क्या पैटर्न है, तीन है ऊपर और तीन नीचे, तीन ऊपर तीन नीचे, फिर एक छोड़ के तीन ऊपर तीन नीचे, तीन ऊपर तीन नीचे, फिर दो छोड़ के तीन ऊपर तीन नीचे, तीन ऊपर तीन नीचे, फिर यही पैटर्न दोबारा से फॉलो हो रहा है ना फॉलो। तो आपको यही पैटर्न यहाँ पर लिखने और इसी अकॉर्डिंग इनको क्या करना है, यहाँ पर बनाना है। तो अगर मैं फर्स्ट वाले का आपको बताऊं तो फर्स्ट वाले का रूल हम यहाँ पर लिख देते हैं फॉर इमेज वन के लिए। तो रो वन आपसे क्या कह रही है यहाँ पर, अब आप यहाँ पर हमने ये फोर्थ वाला स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर है फॉर इमेज वन। इमेज वन में अगर आप देखो तो रो वन में वन अंडर थ्री ओवर, थ्री अंडर थ्री ओवर है। तो आपको एक पैटर्न यहाँ पर लिखना है कि कितना, मतलब एक बार आप स्ट्रिप अंदर डालो, तीन बार आप स्ट्रिप बाहर रख लो, इस तरीके से आपको यहाँ पर रो वन का लिख देना है। फिर सेम ऐसे ही रो टू का लिख देना है, थ्री ओवर थ्री अंडर थ्री ओवर। तो आप देख लो ना यहाँ पर तीन अंडर है, थ्री ओवर है, फिर थ्री अंडर है, थ्री ओवर है, थ्री अंडर है, थ्री ओवर है, ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। फिर रो थर्ड का लिखना है, फिर रो फोर्थ। इसी तरीके से आपको ये पैटर्न तीन या चार रो तक एक्सप्लेन करना, ठीक है। सेम ऐसे ही आपको यहाँ पर रो इमेज टू का अपना देखना है। इसके अंदर भी अगर आप देखो यहाँ पर एक अंडर है आपके पास, एक ओवर है आपके पास, ठीक है, एक अंडर एक ओवर, तीन ओवर है, फिर एक अंडर है, फिर तीन ओवर है, एक अंडर है, तीन ओवर। ये फर्स्ट रो का हो गया पैटर्न। सेम ऐसे सेकेंड रो का होगा, थर्ड रो का, फोर्थ। तो आपको इमेज टू के भी क्या करने हैं, यहाँ पर यही लिखने हैं, रो वन रो टू रो थ्री रो फोर, वन अंडर थ्री ओवर, वन अंडर थ्री ओवर, वन अंडर, ऐसे। रो टू का टू अंडर वन ओवर, थ्री अंडर वन ओवर, थ्री अंडर वन ओवर, इस रिपीट होता रहेगा। तो आगे सब में मैंने लिख दिया रिपीट। रो थ्री में फिर वन ओवर थ्री अंडर हो गया, वन ओवर थ्री अंडर हो गया, देन रो फोर का। तो यहाँ पर जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो पैटर्न आपको लिखना है। एग्जाम में आपको ऐसे एक मैट बना के दे और आपसे बोले जो डिजाइन का पैटर्न फॉलो हो रहा है उसे लिखो, तो आपको वो लिखना है। क्लियर है। उसके बाद लेटेस्ट ट्राई में यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, ड्रॉ द फॉलोइंग पैटर्न ऑन द ग्रिड। एक ग्रिड पेपर आता है, अगर आपकी बुक के पीछे है तो बहुत अच्छा आता है, लेकिन अगर तो आप किसी स्टेशनरी शॉप से भी खरीद सकते हैं। तो उस ग्रिड पेपर के ऊपर आपको ये पैटर्न बनाना है। उन्होंने आधा पैटर्न ऑलरेडी बना रखा है, बाकी का पैटर्न जो ये आपको कंप्लीट करना है। आप चाहो तो इसको अपनी बुक में भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारे पास, स्टिलिंग एंड टेसलेशन। ये क्या होता है, चलिए इसके बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। तो कह रहा है वी ऑफन यूज स्टाइल ऑफ द शेम शेप्स और कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स टू कवर अ रीजन। हम क्या करते हैं, नॉर्मली टाइल्स का यूज करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा आपके घर टाइल्स लगी, ज़्यादातर हम बाथरूम वगैरह में रूम टाइल्स को लगवाते हैं। जैसे हम किचन में टाइल्स लगवाते हैं तो फ्रूट लगवा ली, वेजिटेबल वाली लगवा ली, पर हम इस तरीके से लगवाते हैं ना कि उनके बीच में गैप ना हो। ऐसा तो नहीं है ना एक टाइल यहाँ पर लगी है तो दूसरी टाइल यहाँ है, बीच की बार खाली है, वहां पर हमारे को जो है वो दिख नहीं ना। तो हम क्या करते हैं अपनी डेली लाइफ में टाइल्स का यूज करते हैं। कई बार हम सेम शेप की लगवाते हैं, कई बार हम डिफरेंट शेप की लगवाते हैं, लेकिन एक कॉम्बिनेशन बनवा पैटर्न बनवा ले। तो यहाँ पर आपसे वही कह रहे हैं, यू कैन सी पेंटागन अ फाइव साइडेड फिगर इन दिस। आप यहाँ देख रहे हो एक पेंटागन है। पेंटागन क्या होता है, वो फिगर होती है जो फाइव साइडेड होती है, में पांच साइड होती है। ऑल एस ऑल इट साइड्स आर इक्वल कॉल्ड रेगुलर पेंटागन। जब अगर उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो हम उसे बोलते हैं रेगुलर पेंटागन। जिस भी फिगर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, रेगुलर शेप्स बोलते हैं। जैसे अगर एक ट्राइंगल की सारी साइड्स इक्वल हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे, रेगुलर ट्राइंगल, जिसका नाम होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो शेप्स दैट हैव इक्वल साइड्स आर कॉल्ड रेगुलर शेप। वो शेप्स जिनकी साइड्स इक्वल होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेगुलर शेप्स बोलते हैं।
वी हैव प्लेस 3 पेंटागन अराउंड अ पॉइंट। हमने एक पॉइंट पे 3 पेंटागन रख रखे हैं, एक ग्रीन कलर का है, 2 ब्लू कलर का है। कैन वी फिट वन मोर इनटू द एम्प्टी स्पेस? जो यहाँ स्पेस है, क्या हम इसमें एक और पेंटागन लगा सकते हैं? नहीं, वहां पर वो आएगा ही नहीं। वहां एक ट्राइंगल जरूर आ सकता है बट पेंटागन नहीं आ सकता। तो पेंटागन कैन नॉट फिल अ रीजन विदाउट लिविंग गैप्स, so we can say that regular pentagon do not facilitate। कह रहा है जो पेंटागन है वो हम एक के साथ एक नहीं लगा सकते बिना गैप दिए, गैप देना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब पेंटागन जो है, रेगुलर पेंटागन जो है वो टेसलेट नहीं होते हैं। टेसलेट का मतलब क्या होता है यहाँ पर? वो फिगर, एक रेगुलर शेप जिसको आप एक के साथ एक लगा सकते हो बिना गैप और ओवरलैप के, उन्हें बोलते हैं। क्लियर? अब फाइंड आउट में आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, आपसे क्या कह रहा है? कैन रेगुलर ट्राइंगल फिट एट अ पॉइंट विदाउट एनी गैप? क्या आप एक रेगुलर ट्राइंगल को फिट कर सकते हो बिना गैप के? तो यहाँ पर अगर आप फिगर देखो तो एक रेगुलर ट्राइंगल ऑलरेडी फिट हुआ हुआ है बिना गैप के। कई सारे ट्राइंगल्स हैं इसमें। हाउ मेनी ऑफ देम फिट टुगेदर? तो अगर आप फिट कर भी सकते हो तो आपको कितने ट्राइंगल्स चाहिएंगे कि आप एक के साथ एक लगा दो और उनके बीच में गैप ना हो? डू यू सी दैट रेगुलर ट्राइंगल फिट अराउंड अ पॉइंट एज शोन हियर? आप देख लो एक इस पॉइंट पे आपने सारे ट्राइंगल्स को फिट कर दिया। तो रेगुलर ट्राइंगल व्हेन फिटेड अराउंड अ पॉइंट लीव नो गैप एंड देयर इज नो ओवरलैप। तो आप कह सकते हो कि जो रेगुलर ट्राइंगल है वो टेसिलिटेट होता है, क्योंकि वो जब आप एक के साथ एक उसे लगाते हो तो उनके बीच में गैप नहीं होता, जबकि पेंटागन में गैप था। तो ट्राइंगल विद इक्वल साइड्स आर ऑल्सो कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। जिन ट्राइंगल्स की सारी साइड्स इक्वल होती है हम उन्हें क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। देयरफॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल टेसिलिटेट, हम कह सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल हम एक के साथ एक एडजस्ट कर सकते हैं बिना एनी गैप के। कैन स्क्वायर अ रेगुलर 4 साइडेड शेप फिट टुगेदर अराउंड अ पॉइंट विदाउट अ गैप और ओवरलैप? ट्राई इट यूजिंग कट आउट ऑफ स्क्वायर। हाउ मेनी स्क्वायर डू यू नीड? तो क्या आप स्क्वायर को फिट कर सकते हो? जैसे आपने ट्राइंगल फिट किया तो क्या आप एक रेगुलर जो 4 साइडेड फिगर है स्क्वायर, उसको एक के साथ एक फिट कर सकते हो कि उसमें एक भी गैप ना हो? और अगर कर सकते हो तो आपको कितने स्क्वायर चाहिएंगे वो बताओ। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कैन 5 स्क्वायर फिट टुगेदर? क्या आप 5 स्क्वायर फिट कर सकते हो एक पॉइंट पे? उसमें गैप नहीं होना चाहिए, आपको करना उसी पॉइंट से है। तो देखो अगर आप इस पे फिट भी करते हो यहाँ पर भी, ठीक है, मैंने यहाँ पर 4 स्क्वायर तो मैं इजीली फिट कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हर स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो 4 स्क्वायर फिट करूंगी तो 4 राइट एंगल वहाँ पर फॉर्म्ड हो जाएंगे। बट अगर मैं 5 स्क्वायर फिट करूंगी तो वो तो ज़्यादा हो जाएगा। 4 राइट एंगल का मतलब है 360 डिग्री का एंगल, एक कंप्लीट एंगल मेरा वहाँ पर बन गया ये रहा पॉइंट पे। लेकिन अगर मैं 4 से ज़्यादा फिट करूंगी तो वो तो 5 राइट एंगल हो जाएंगे जो 360 से ज़्यादा हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हाउ मैनी स्क्वायर डू यू फिट? हम 4 स्क्वायर्स को फिट कर सकते हैं बिना गैप के, लेकिन हम 5 स्क्वायर्स को फिट नहीं कर सकते। आप क्यों नहीं कर सकते उसका रीज़न आप यहाँ पर देखिए, वही लिखा है जो मैंने अभी आपको समझाया। नो 5 स्क्वायर कैन नॉट फिट टुगेदर परफेक्टली अराउंड अ पॉइंट विदाउट एनी गैप और ओवरलैप बिकॉज ईच एंगल ऑफ अ स्क्वायर इज अ राइट एंगल, क्योंकि हर एक एंगल राइट एंगल होता है। अब 4 फिट करेंगे तो 360 बन रहा है, लेकिन अगर 5 फिट करेंगे तो वो 360 से ज़्यादा हो जाएगा। तो फॉर शेप टू फिट परफेक्टली अराउंड अ पॉइंट विदाउट गैप और ओवरलैप द सम ऑफ द एंगल ऑफ द शेप मीटिंग एट दैट पॉइंट मस्ट बी एग्जैक्टली इक्वल टू 4 राइट एंगल। तो बिना ओवरलैप के अगर आप फिट करना चाहते हो एक पॉइंट पे तो वहां पर 4 ही एंगल होने चाहिए राइट एंगल के, ताकि वो 360 बनाए। सॉरी। लेकिन अगर आप वहां पर 5 को प्लेस करते हो तो वो तो 5 राइट एंगल बनाएगा जो कि 4 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब कोई ना कोई स्क्वायर जो है वो ओवरलैप होगा ही होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट में आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कैन अ रेगुलर हेक्सागन अ 6 साइडेड शेप विद इक्वल साइड्स फिट टुगेदर अराउंड अ पॉइंट विदाउट एनी गैप? तो क्या आप रेगुलर हेक्सागन फिट कर सकते हो? जैसे आपने ट्राइंगल फिट किया, स्क्वायर में आप 4 ही फिट कर सकते हो, तो क्या ऐसे हेक्सागन फिट हो सकता है? अगर हो सकता है तो आप कितने फिट कर सकते हो ये आपको बताना है एक पॉइंट पे। तो हाँ, हम रेगुलर हेक्सागन फिट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक यहाँ कर दिया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो मैं 6 रेगुलर हेक्सागन इजीली फिट कर सकती हूँ एक पॉइंट पे आराम से, और उनके बीच में ना कोई गैप रहेगा और ना ही वो ओवरलैप होंगे। तो इसकी भी एक छोटी सी स्टेटमेंट आपको यहाँ लिख देनी है। यस, रेगुलर हेक्सागन कैन फिट टुगेदर अराउंड अ पॉइंट विदाउट एनी गैप और ओवरलैप। 3 हेक्सागन फिट परफेक्टली अराउंड वन सेंट्रल पॉइंट।
एक सेंट्रल पॉइंट पे, इस पॉइंट पे 3 हेक्सागन यहाँ पर ऐसे लगा देंगे, ठीक है, एक ऊपर से एक नीचे से और एक ये वाला, 3 हेक्सागन इजिली फिट हो जाएंगे हमारे यहाँ पर। वन सेंट्रल पॉइंट लाइक पीस ऑफ पजल, दे टच ईच अदर नीटली, वो सिर्फ टच करेंगे बट कोई एम्प्टी स्पेस नहीं रहेगा और ना ही वो ओवरलैप होंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, हियर इज अ टेसलेटिंग पैटर्न विद मोर देन वन शेप। आप देख रहे हो यहाँ पर एक पैटर्न बना हुआ है जिसमें एक से ज़्यादा शेप है। अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन कौन सी शेप्स यूज हुई हुई हैं। तो देख के आपको पता चल रहा है, एक तो इसके अंदर ट्राइंगल यूज हुआ हुआ है, एक ये इसके अंदर हेक्सागन यूज हुआ हुआ है, 6 साइडेड फिगर जिसमें ये येलो कलर भर रखा है। तो मैंने यहाँ लिख दिया इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड रेगुलर हेक्सागन। क्लियर है? नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, कंटिन्यू द पैटर्न गिवन बिलो एंड कलर इट अप्रोप्रिएटली। आपको क्या करना है, इस पैटर्न को कंटिन्यू करना है और उसके बाद कंप्लीट करके इसमें कलर करना है। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक ट्राइंगल आप बना सकते हो, उसके बाद एक ट्राइंगल आपका यहाँ पर बन जाएगा ऐसे, कलर आप इसमें फिल कर दोगे, ठीक है। एक ट्राइंगल आप यहाँ पर ऐसे बना दोगे, उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक हेक्सागन बन जाएगा, फिर ट्राइंगल बनाना, फिर हेक्सागन बनाना, ऐसे आपको इस पैटर्न को कंप्लीट करना है और उसके अंदर येलो और पर्पल कलर फिल करना है। येलो ट्राइंगल के अंदर करना है और पर्पल जो है वो हेक्सागन के अंदर करना है। क्लियर है? नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, अ रेगुलर ऑक्टागन मीन्स अ शेप विथ 8 इक्वल साइड। एक रेगुलर ऑक्टागन वो फिगर है जिसमें 8 साइड होती है, जैसे हेक्सागन में 6 होती है ना, इसमें 8 होती है। टू रेगुलर ऑक्टागन फिट टुगेदर विदाउट एनी गैप और ओवरलैप। तो क्या आप एक रेगुलर ऑक्टागन को फिट कर सकते हो बिना गैप और ओवरलैप के? तो आपको ये ड्रॉ करना है और चेक करके बताना है। रेगुलर ऑक्टागन डू नॉट टेस्लेटेड, उन्होंने पहले ही बोल दी कि आप रेगुलर ऑक्टागन को फिट नहीं कर सकते बिना गैप या ओवरलैप के। अब आगे आपसे क्या कह रहे हैं, लुक एट द पैटर्न गिवन बिलो। अगेन आपको यहाँ पर एक पैटर्न दे रखा है। What shape are coming together at the marked point? Are the same set of shape coming together at this point? Continue the pattern and color it appropriate. आप यहाँ पर ध्यान से देखो, इस पॉइंट पर कौन सा पैटर्न बनना है। अगर यहाँ पर आप देखो तो ये जो है एक स्क्वायर बन रहा है और सब जगह आपको यही शेप मिल रही है, कंटिन्यू हो रही है यही। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी शेप आ रही है उस मार्क्ड पॉइंट के ऊपर, ठीक है, और क्या ये शेप कंटिन्यू हो रही है उन पॉइंट्स पे, वो आपको साथ के साथ बताना है। तो शेप कमिंग टुगेदर आर द एट द मार्क्ड पॉइंट आर स्क्वायर, वो स्क्वायर शेप है और हाँ ये हर एक जगह पे कंटिन्यू हो रही है। तो ये सेम सेट ऑफ शेप्स आर कमिंग टुगेदर एट दिस पॉइंट। अब आपको इस पैटर्न को कंटिन्यू करना है, तो आप इस पैटर्न को कंटिन्यू यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे ये है। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, तो ऐसे करके ज्वाइन कर दो, ठीक है ना। उसके बाद आप ये वाली फिगर्स को यहाँ पर बना लोगे। अब ये यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, फिर ये 3 डॉट्स आ जाएंगी, फिर ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, फिर ये यहाँ पर आ जाएगा, देन ये यहाँ पर इससे ज्वाइन हो जाएगा। क्लियर? ऐसे से नीचे कंटिन्यू करना है। तो पूरा जो ये आपके पास एक ग्रिड पेपर है, इसके ऊपर आपको ये पूरा पैटर्न कंप्लीट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, हियर इज अ टेलिंग पैटर्न मेड यूजिंग 2 डिफरेंट शेप। अगेन आपको यहाँ पर एक पैटर्न दे रखा है जिसमें 2 शेप्स आपकी यहाँ पर यूज की गई हैं, स्क्वायर एंड ट्राइंगल। देख लो, आर द ट्राइंगल इक्विवेलेंट, वाई और वाई नॉट। अब आप ये बताओ कि इसमें जो ये ट्राइंगल लगा हुआ है ये इक्विवेलेंट है या नहीं है, इक्विवेलेंट सॉरी इक्विलेटरल है या नहीं है। इक्विलेटरल ट्राइंगल हम अभी करके आए थे, वो ट्राइंगल होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, वही होता है। और स्क्वायर आपको पता ही है कि सारी साइड्स उसकी इक्वल होती ही होती हैं। अब आप ध्यान से अगर यहाँ देखो तो यहाँ पर जो ये स्क्वायर है इसकी तो साइड्स इक्वल ही है। अब इसका गैप फिल करने के लिए आप एक ट्राइंगल लगा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है जो ये ट्राइंगल होगा फिर ये इक्विलेटरल ही तो होगा, तभी तो वो गैप्स को फिल कर पा रहा है। तो आपको इस पैटर्न को यहाँ पर कंटिन्यू करना है एक तो, ठीक है, और उसके साथ साथ लिख देना है। तो वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, येस एज द साइड ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, so the sides of triangle used to
फिल द गैप, गैप फिल कर रहा है ना ये ट्राइंगल, तो दो स्क्वायर के बीच का, तो फिर वो भी इक्वल साइड का ही तो होना चाहिए, मस्ट बी ऑफ इक्वल साइड्स। तो पूछ रहा था आर द ट्राइंगल इक्विलेटरल, यस, ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल, तो फिर यहाँ पर हम इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का ही यूज करेंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, व्हाट शेप आर कमिंग टुगेदर एट द मार्क्ड पॉइंट, मार्क्ड पॉइंट पे बताओ कौन सी शेप आ रही है। आर द सेम सेट ऑफ शेप कमिंग टुगेदर एट दिस पॉइंट, कंटिन्यू द पैटर्न एंड कलर इट अप्रोप्रिएटली, क्रिएट सिमिलर पैटर्न यूजिंग अदर कटआउट ऑफ शेप। आपसे पूछ रहा है कि ये बताओ कि कौन सी शेप इस मार्क पॉइंट पे आ रही है। तो आप देख लो एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर बन रहा है और ये हर जगह यही कंटिन्यू हो रहा है, तो व्हाट शेप, तो आप यहाँ लिख सकते हो राइट एंगल ट्राइंगल, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है क्योंकि वहां पर, तो राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो आपको और ऐसे कटआउट्स लेने हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप के, या इसी शेप के भी ले सकते हो, और उससे क्या करना है, इस सिमिलर पैटर्न को आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आपसे कह रहे हैं यहाँ पर, अ रोम्बस इज अ शेप विद ऑल साइड्स इक्वल, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 ट्राइंगल्स। कह रहे हैं रोम्बस एक ऐसी शेप होती है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है और वो 4 साइडेड फिगर ही होती है, और हम इसको 4 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ऐसे, एक ट्राइंगल ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, 4 ट्राइंगल्स में हम इसे बांट सकते हैं। वी विल फाइंड अ कॉपी ऑफ दिस रोम्बस एट द एंड ऑफ द बुक, आपके बुक के लास्ट में रोम्बस की एक शेप बनी हुई होगी, आप वो उसे देख सकते हो। कट आउट द ट्राइंगुलर पीसीज ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी, तो वहां से आपको वो रोम्बस कट करना है और उसके अंदर से फिर जो वो 4 ट्राइंगल्स बनने हैं ना उन्हें कट करना है। ठीक है, वट ज्योमेट्रिकल शेप कैन यू मेक बाय फिटिंग 2 ऑफ दिस ट्राइंगल टुगेदर। अब अगर आप उसके 2 ट्राइंगल्स एक साथ लगा दो रोम्बस के, तो कौन सी ज्योमेट्रिकल शेप आपको मिलेगी वो आपको यहाँ पर बतानी है। तो देखो आप जब वो ट्राइंगल्स को कट करोगे उसके बाद ही आपको पता चल पाएगा कि अगर आप इन 2 ट्राइंगल्स को एक साथ फिट कर देते हो तो ऐसे कौन सी शेप आपको मिलेगी। तो आप इसे पहले कट करना और उसके बाद देखना, तो नॉर्मली आप देखोगे कि आपको ट्राइंगल ही मिलने वाला है और तो कुछ मिलेगा नहीं। आप डिपेंड करता है कि आप उसको एक के साथ एक किस तरीके से प्लेस करते हो, यहाँ पर भी तो हम प्लेस कर सकते हैं ना ऐसे, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे आप खुद से करना, वो ट्राइंगल रोम्बस को कट करना और उसमें से ट्राइंगल्स निकालना और फिर फिट करके देखना। क्लियर। नेक्स्ट में कह रहे हैं हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइंगल कैन यू मेक, आप कितने टाइप के ट्राइंगल्स जो हैं वो बना सकते हो। तो हम आइसोसेलेस ट्राइंगल बना सकते हैं, स्केलन ट्राइंगल बना सकते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल बना सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल्स बना सकते हैं, काफ़ी सारे बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर उसका आंसर लिख देते हैं। वी कैन मेक 4 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। कौन कौन से बना सकते हैं, एक तो हम आइसोसेलेस ट्राइंगल बना सकते हैं, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बना सकते हैं, स्केलन ट्राइंगल बना सकते हैं और राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट में कह रहा है नाउ एब्जॉर्व एंड मेजर द साइड ऑफ दिस ट्राइंगल, व्हाट डू यू नोटिस। अब आप चेक करो कि साइड्स जो आपने ऊपर ट्राइंगल बनाया उसकी साइड्स को चेक करो, मेजर करो, और आपने क्या नोटिस किया। आप ये देखोगे ईच ट्राइंगल हैज 2 इक्वल साइड, हर एक में 2 साइड इक्वल मिलेंगी। क्यों, क्योंकि रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती है, तो 2 तो मिलेंगी ही मिलेंगी इक्वल उसमें जब आप उसे लगाओगे। तो उन ट्राइंगल्स को हम क्या बोलते हैं, जिनकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं उन्हें हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। जिनकी तीनों इक्वल होती हैं वो कौन से हो गए, इक्विलेटरल। ठीक है, ट्रेस द आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द पेपर एंड कट देम आउट, फोल्ड देम इन हाफ, व्हाट डू यू नोटिस। आपको क्या करना है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ट्रेस करना है और इसे कट कर देना है, ऐसे हाफ फोल्ड कर देना है। अब जब आप इसे ओपन करोगे तो आप क्या नोटिस करोगे कि ईच आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज 2 इक्वल एंगल्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है क्योंकि उसकी ये दोनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो इज इट पॉसिबल टू मेक ट्राइंगल वेयर ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम एक ट्राइंगल बना दें जिसमें 3 साइड इक्वल हो। इट इज़ पॉसिबल टू मेक अ ट्राइंगल वेयर ऑल 3 साइड्स आर अनइक्वल, क्या ऐसा पॉसिबल है कि
हम एक ऐसा ट्राइंगल बना दें जिसकी तीनों साइड अनइक्वल हो। तो देखो, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल है वहां पर, जिसमें ऑल थ्री साइड्स इक्वल है, वो पॉसिबल है, और हम उस ट्राइंगल को बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। जिसकी तीनों साइड अलग होती हैं वो भी पॉसिबल है बनाना, और उस ट्राइंगल को हम बोलते हैं स्केलेन ट्राइंगल। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर यस इट इज पॉसिबल। जिसकी दो साइड इक्वल है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जिसकी तीन साइड इक्वल है वो इक्विलेटरल है, जिसकी एक भी इक्वल नहीं है वो स्केलेन। तो दोनों केस में आ जाएगा यस इट इज पॉसिबल। क्लियर? नाउ नेक्स्ट में अब आपको अगेन यहाँ एक एक्टिविटी दे रखी है, आपको इस एक्टिविटी को करना है। क्या है एक्टिविटी? कट द इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द बुक। बुक के लास्ट में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है, आप क्या करो, उसको कट करो। चेक इफ ऑल द एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल। एक बार चेक करके देखो क्या उसके सारे एंगल्स इक्वल हैं। तो आप देखोगे उसके सारे एंगल्स इक्वल होंगे, 60-60 डिग्री के मिलेंगे। आप करके जरूर देखना, जस्ट लाइक यू डिड विद द आइसोसेलेस ट्राइंगल। जैसे आपने आइसोसेलेस ट्राइंगल कट करके फोल्ड करके देखा था ना, ऐसे इसको। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। नाउ कट द इक्विलेटरल ट्राइंगल इन हाफ। उसे ऐसे दो पार्ट्स में कट कर दो। हाउ मेनी साइड ऑफ ईच न्यू ट्राइंगल आर इक्वल। अब कितनी इक्वल है? तो देखो ये वाली तो इक्वल होगी, ये वाली किसके साथ इक्वल होगी? अब इसकी एक भी साइड इक्वल नहीं होगी, क्योंकि ये वाली साइड जो इक्वल थी वो आधे पार्ट्स में बट गई, और ये बीच का पार्ट है। तो ट्राइंगल दैट हैव नो इक्वल साइड, इसलिए हम उसे बोलते हैं स्केलेन ट्राइंगल, जिसकी एक भी साइड इक्वल नहीं होती। ठीक है? नाउ द नेक्स्ट इज हाउ मेनी डिफरेंट फोर साइडेड शेप कैन यू मेक। देयर आर 3 पॉसिबल शेप। कह रहा है आप 4 साइड की कितनी शेप्स को बना सकते हो। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर आपको 3 पॉसिबल दे रखी हैं। कौन कौन सी दे रखी हैं? फर्स्ट वन इज काइट। हैव यू मेड अ शेप लाइक वन हैज शोन इन द राइट। ऐसी शेप कभी बनाई है? दो ट्राइंगल्स को जोड़ के। दिस शेप इज कॉल्ड काइट, इसे हम बोलते हैं काइट। वट डू यू नोटिस अबाउट द साइड ऑफ द काइट। क्या नोटिस कर पा रहे हो काइट की साइड्स को देख के? साइड 1 जो है वो साइड 2 के इक्वल नोटिस कर पा रहे हो, साइड 3 जो है वो 4 के इक्वल कर पा रहे हो। तो इन्हें हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स, जो एक के बाद एक साइड होती है। तो ये काइट की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी जो एक के बाद एक साइड होती है ना, वो इक्वल होती है। तो दिस साइड्स आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड। देयर आर 2 पॉसिबल क्वाड्रिलेटरल्स दैट आर नॉट काइट। अब ऐसा जरूरी नहीं है ना ट्राइंगल से, दो ट्राइंगल से सिर्फ एक काइट ही बने, और भी चीजें बन सकती हैं। जैसे ये बनाई है ए और बी। मेजर द साइड ऑफ ईच ऑफ दीज 2 क्वाड्रिलेटरल। ये दोनों क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि ये 4 साइडेड फिगर है हमारे पास। जो 4 साइडेड फिगर होती है वो हमेशा क्वाड्रिलेटरल होती है। डिपेंड करता है उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर कि उसमें स्क्वायर की प्रॉपर्टी लग रही है, या रेक्टेंगल की, या काइट की, या रोम्बस। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर इनकी साइड्स को मेजर करना है स्केल की हेल्प से। आर देयर एनी पेयर ऑफ साइड दैट आर इक्वल। क्या आप देख पा रहे हो कि कोई साइड का पेयर ऐसा है जो इक्वल है? अपोजिट साइड्स का जो पेयर है वो आपको इक्वल मिल सकता है। तो जब अपोजिट साइड का पेयर आपको इक्वल मिलेगा, सेम लेंथ का मिलेगा, मान लो दोनों 5-5 मिल गए, जैसे ये वाली आपकी फिगर है, इसमें लिखा है ए बी सी और डी। मान लो ये दोनों आपको इक्वल मिल जाएंगे 5-5, ये दोनों इक्वल मिल जाएंगे 6-6। तो जब आपके पास अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना, तो हम उन्हें बोलते हैं पैरेललोग्राम। ध्यान रखना, जब भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है उन्हें क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। ठीक है? व्हाट टाइप ऑफ एंगल्स डू क्वाड्रिलेटरल ए एंड बी हैव। विच एंगल आर इक्वल इन ईच ऑफ द अबव पैरेललोग्राम। तो ये आपके पास पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी होती है, वो क्या, कि इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, और ये एंगल और ये पूरा एंगल, ये इक्वल होते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है, इन पैरेललोग्राम ए अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वो इक्वल होते हैं, अगर एक 40 है दूसरा भी 40 होगा। इन पैरेललोग्राम बी ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड आर राइट एंगल। बी वाले में देखो सारे एंगल 90 डिग्री दिख रहे हैं, इसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल दिख रहे हैं। तो बी वाले में जब सारे एंगल 90 डिग्री दिख रहे हैं और उसके अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। ये तो आपको पता ही है कि रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है और उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो जो रेक्टेंगल है ना, वो एक पैरेललोग्राम ही होता है। ये ट्रू फॉल्स एमसीक्यू फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है, इसको ध्यान रखना। रेक्टेंगल में पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। पैरेललोग्राम वो फिगर है, एक 4 साइडेड फिगर है, जिसकी अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। उसका हर एक एंगल 90 डिग्री नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, जब 90 डिग्री हो जाएगा तो वो रेक्टेंगल कहलाएगा। क्लियर?
नाउ इन द ग्रिड गिवन बिलो ड्रॉ 2 डिफरेंट काइट एंड पैरेललोग्राम ईच। आपको क्या करना है, इस ग्रिड के अंदर काइट और पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है, तो ये आप खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर आप नॉर्मली एक पैरेललोग्राम एंगल की हेल्प से ड्रॉ कर देना, और 2 काइट आप यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट नाउ यूज 3 ट्राइंगल फ्रॉम द रोम्बस। अब उसी रोम्बस में से 3 ट्राइंगल यूज करो। अभी तक आपने 2 ट्राइंगल्स यूज किए थे, उसकी हेल्प से आपने काइट, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल बना दिया था। अब 3 ट्राइंगल यूज करो टू फॉर्म शेप। हाउ मेनी साइड डू ईच वन ऑफ देम हैव? तो बताओ, अब आप उसमें जब आप 3 ट्राइंगल्स यूज करोगे तो आप क्या क्या बना सकते हो। यूजिंग 3 ट्राइंगुलर पीस ऑफ रोम्बस ट्राई क्रिएटिंग। एक 3 साइडेड फिगर बना के देखो, एक 4 साइडेड देखो और एक 5 साइडेड देखो। तो ये तो देखो, जब आप शेप्स उसकी कट करोगे तो उसके बाद आप खुद से ही बना सकते हो। इसका सॉल्यूशन तो हम प्रॉपरली नहीं दे सकते, क्योंकि शेप्स आपको कट करनी है और उसके बाद फिगर को बनानी है। एक 3 साइडेड फिगर बनाओ, एक 4 साइडेड फिगर बनाओ और एक 5 साइडेड फिगर। ठीक है, नाउ विच ऑफ दिस शेप कैन बी मेड विद ऑल 4 पीसीज? ट्राई एंड फाइंड आउट। बताओ, इनमें से कौन कौन सी शेप बन जाएगी उन 4 पीसीज। उस रोम्बस के 4 पीस है ना, तो अगर उससे स्क्वायर बन जाएगा तो बताओ। पर स्क्वायर का तो हर एक एंगल 90 होता है, पॉसिबल नहीं है जहाँ तक है। रेक्टेंगल का भी हर एक 90 होता है। ट्राइंगल बन सकता है चारों पीसेस, 2 पीस से तो ट्राइंगल बन जाएगा, 4 से तो पॉसिबल नहीं है जहाँ तक है। पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन। बताओ इनमें से कौन सा बनेगा। तो अब आप चारों को लगा के देखना क्या बन सकता है। आगे पीछे ऊपर नीचे, मतलब जैसे एक ट्राइंगल का पार्ट यहाँ है, दूसरा यहाँ लगा दिया, गैप मत रखना, एक यहाँ लगा दिया, के ऊपर एक और लगाओ, तो 4 साइडेड फिगर तो बन जाएगी इसके अंदर। पैरेललोग्राम वगैरह 4 साइडेड ही बन पाएगी। पेंटागन, हेक्सागन देखना, चारों को लगा के देखना, इसको इसके ऊपर लगा के देखना, तो आगे पीछे एडजस्ट करके देखना कौन सी शेप बन रही है इसके अंदर। तो 4 साइडेड फिगर तो बन ही सकती है, स्क्वायर नहीं बनेगा क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, हर एक एंगल 90 होता है। रेक्टेंगल पॉसिबल है, बन सकता है। ट्राइंगल भी नहीं बनेगा उसके अंदर। पेंटागन भी नहीं बनेगा। हेक्सागन है, जहाँ तक है बन जाएगा अगर आप उसे प्रॉपरली अरेंज करो। ऑक्टागन भी जहाँ तक है नहीं बनेगा। अब आप इनको अरेंज करके देखना सबको कि कौन कौन से बन रहे हैं या नहीं बन रहे। रेक्टेंगल और हेक्सागन तो बन ही सकता है, उन 4 पीसीस लोगे ना जो रोम्बस के, उससे बन जाएगा। ठीक है, टॉपिक हमारे पास है, होता है get the 10 ग्राम सेट जाएगी। कट आउट ऑल द शेप। सबको कट कर लो, सारी शेप। बाद हाउ दे आर सेम, पार्ट में आपसे व्हाट डू यू, हर एक एंगल के बारे में आप क्या कह सकते हैं। व्हाट डू यू साइड ऑफ, और हर एक साइड के बारे में क्या। पहली बात ना, आप इसे क्या 5। अगर हम यहाँ पर ध्यान तो शेप 5 है सारी मेरे पास, और 3, 1 और 5 वाली, और जो 4 वाली शेप पैरेलल होगी। पहले मैं आपको 1, 5 एंड सारे ट्राइंगल्स। आउट ऑफ दिस 3 और 3 वाला है वो, और जो यहाँ पर और 3, 5 और 1 आप 1 एंड 5 आर इक्वल। ठीक है, शेप 4 क्या है आपके पास, शेप 4 इज अ स्क्वायर एंड
शेप 7 इज अ पैरेललोग्राम। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्लियर हो गया, हमने सारी चीजें बता दी, कौन कौन सी सेम है, कौन कौन सी डिफरेंट है, और शेप्स जो है वो क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं। सेकेंड पार्ट में आपसे कह रहा है व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द एंगल ऑफ ईच ऑफ दिस शेप। अब इन शेप्स के जो एंगल है उसके बारे में आप क्या नोटिस कर पा रहे हो। तो अगर आप देखो शेप 2 और 3 जो है और 6 तीनों ट्राइंगल ही हैं आपके पास, तो इनके आप ये कह सकते हो कि दो दो एंगल्स इक्वल हो सकते हैं। जैसे इसके दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि ये दो साइड्स जहाँ तक इक्वल हैं, फिर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो ये दो एंगल्स इक्वल होंगे, ये दो साइड इक्वल हैं तो ये दो एंगल्स इक्वल होंगे। तो इन तीनों शेप के तो मैं ये कह सकती हूँ कि इनके दो दो एंगल्स इक्वल होंगे। जबकि आप 1, 5 और 4 वाली अगर आप शेप देखो तो इसके ये मुझे इक्विलेटरल ट्राइंगल दिख रहा है क्योंकि इसके तीनों एंगल्स मुझे इक्वल दिख रहे हैं। ये स्क्वायर है तो इक्वल होंगे, ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसके भी तीनों एंगल्स इक्वल होंगे। शेप 7 मेरा पैरेललोग्राम था तो इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, ये भी हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में करके आए हैं, है ना। तो वही पूरी एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर लिख देते हैं। इन शेप 2, 3 एंड 6 ओनली 2 एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि वो आइसोसेलेस ट्राइंगल बना रहा है इसीलिए। वेयर एज इन शेप 1, 5 एंड 4 ऑल एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहे हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। और जो शेप 7 है वो है पैरेललोग्राम आपके पास, उसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं क्योंकि वो पैरेललोग्राम है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है। नेक्स्ट सी वाले में आपसे कह रहा था आप इनकी साइड के बारे में क्या कहोगे। तो आप बता सकते हो जिसमें दो एंगल इक्वल है उसकी दो साइड इक्वल है, जिसमें सारे एंगल्स इक्वल है उसकी सारी साइड्स इक्वल है, और जिसके अपोजिट एंगल्स इक्वल है उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है। तो सेम चीज़ यहाँ लिख देते हैं। तो इन शेप 2, 3 एंड 6 दो दो एंगल इक्वल थे ना, तो इनकी दो साइड्स इक्वल होंगी। ओनली 2 साइड्स आर इक्वल। वेयर एज इन शेप 1, 5 एंड 4 इसमें से एक स्क्वायर भी है, ऑल साइड्स आर इक्वल क्योंकि इसके सारे एंगल्स इक्वल थे। ऑल साइड्स आर इक्वल, इसमें दो इक्विलेटरल ट्राइंगल है और एक स्क्वायर है। और शेप 7 है जो मेरी पैरेललोग्राम है उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। इन शेप 7 अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्लियर। अब आगे आपसे क्या कह रहे हैं। नाउ यूज सम और ऑल ऑफ द पीसीज ऑफ योर 10 ग्राम सेट टू मेक द फॉलोइंग शेप। अब आप ये वाले जो आपके पास शेप्स थे या तो आप सारी शेप्स यूज़ कर लो या कुछ पीसीज यूज़ कर लो। आपको क्या करना है, ये फॉलोइंग शेप्स बनानी है। देयर में बी मोर देन वन वे टू इट। आप एक से ज़्यादा तरीके से इन्हें ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो ये शेप्स आपको उसकी हेल्प से बनानी है। विच शेप एम आई, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं वो आपसे पूछे गए हैं। मैच द स्टेटमेंट विद अप्रोप्रिएट शेप, डू सम ऑफ देम डिस्क्राइब मोर देन वन शेप। जो यहाँ पर स्टेटमेंट है उन्हें शेप से मैच करना है। कह रहे हैं क्या एक से ज़्यादा शेप हो सकती है किसी स्टेटमेंट में। तो देखते हैं चलो क्या है एग्जैक्टली। ऑल माई एंगल्स आर राइट एंगल बट ऑल माई साइड्स आर नॉट इक्वल। मेरे सारे एंगल्स तो राइट एंगल होते हैं पर मेरी सारी साइड्स इक्वल नहीं होती। तो ऐसा तो रेक्टेंगल ही हो सकता है क्योंकि स्क्वायर की तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल की ही नहीं होती हैं, पर उसके हर एक एंगल 90 होते हैं। तो आप यहाँ पर फर्स्ट कह सकते हो। नेक्स्ट में कह रहा है ऑल माई साइड्स आर इक्वल बट ऑल माई एंगल्स आर नॉट। मेरी सारी साइड्स तो इक्वल होती हैं पर मेरे सारे एंगल्स इक्वल नहीं होते। तो वो केस रोम्बस का होता है। रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती हैं पर ज़रूरी नहीं है उसका हर एक एंगल इक्वल हो। तो आप सेकेंड वाला इसको कह सकते हो। ठीक है। उसके अलावा थर्ड है माई अपोजिट एंगल्स आर इक्वल बट माई साइड्स डू नॉट मेक राइट एंगल। कह रहे मेरे जो अपोजिट एंगल्स हैं वो तो इक्वल होते हैं पर जो मेरी साइड्स है ना वो राइट एंगल नहीं बनाती। तो अपोजिट एंगल्स तो पैरेललोग्राम के केस में इक्वल होते हैं ना, तो इसका मतलब ये थर्ड वाला है। ठीक है। नेक्स्ट में अब यहाँ देखो ध्यान से एक चीज़, ये सेकंड वाले भी हो सकता है।
वो कह रहा है कि माई अपोजिट एंगल्स आर इक्वल बट माई साइड्स डू नॉट मेक राइट एंगल। और ऊपर वाले में था ऑल माई साइड्स आर इक्वल बट ऑल माई एंगल्स आर नॉट, मेरे सारे एंगल्स इक्वल नहीं है पर मेरी सारी साइड्स इक्वल है। तो आप ये कह सकते हो यहाँ पर कि जो थर्ड वाला है वो रोम्बस भी हो सकता है, उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल हो सकते हैं, हर एक एंगल उसका भी 90 डिग्री तो नहीं बनाता ना, तो थर्ड वाला यहाँ भी हो सकता है, एक से ज़्यादा शेप्स आ सकती हैं। नेक्स्ट में कह रहा है टू पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल बट दे डू नॉट मेक अ राइट एंगल। दो पेयर इक्वल होती है साइड्स की पर वो राइट एंगल नहीं बनाते। तो ऑब्वियस सी बात है पैरेललोग्राम, उसकी भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है पर वो राइट एंगल नहीं बनाते। नेक्स्ट ऑल माई साइड्स मेक राइट एंगल, सारी साइड्स राइट एंगल बनाती हैं विद ईच अदर और इक्वल, वो इक्वल भी होती है और राइट एंगल भी बनाती हैं। तो स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड साइड इक्वल भी होती है और राइट एंगल भी बनाती हैं। माई अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड सो माई साइड्स, मेरे अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं और मेरी साइड्स भी इक्वल होती हैं अपोजिट। तो इसको स्क्वायर भी कह सकते हो और इसको आप क्या कह सकते हो, पैरेललोग्राम भी कह सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि पैरेललोग्राम की भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। नेक्स्ट माई अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड माई साइड्स मेक राइट एंगल, मेरे अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और जो मेरी साइड है वो क्या बनाती है, राइट एंगल। राइट एंगल सिर्फ स्क्वायर और रेक्टेंगल के केस में होता है, तो रेक्टेंगल की अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, उसकी साइड्स जो है वो राइट एंगल बनाती हैं। 7 के साथ साथ हम इसको 7 को स्क्वायर भी कह सकते हैं कि उसकी भी तो हर एक एंगल 90 डिग्री बनता है और उसके अपोजिट एंगल्स फिर तो इक्वल ही होंगे जब वो 90 डिग्री बना रहे हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे वो यही चीज़ बोल रहा था, क्या एक से ज़्यादा शेप हो सकती है, एक ही स्टेटमेंट में हो सकती है। क्लियर। नेक्स्ट है काइट का एक टॉपिक है आपके पास, यहाँ पर आपको खुद से करनी है। मेक योर ओन काइट शेप। स्टार्ट विद अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर, एक स्क्वायर पीस ऑफ पेपर लेना है। टेक वन कॉर्नर ऑफ द पेपर एंड फोल्ड इट टुवर्ड्स अपोजिट डायरेक्शन। एक पेपर लो, एक कॉर्नर लो और उसको अपोजिट डायरेक्शन की तरफ फोल्ड कर दो, जैसे कि इन्होंने एरो दिखा रखा है इस तरीके से। ओपन, उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे यहाँ पर ये फोल्ड कर रखा है ना ए से इस तरीके से और बी से, इन्हें इस तरीके से फोल्ड कर देना है। रिपीट ऑन दी अदर साइड, सेम बी के लिए भी आपको यही करना है और क्रीज बना देनी है। क्रीज मतलब ऐसे लाइंस बना देनी है। यू हैव अ काइट शेप, जब आप ओपन करोगे ना तो एक काइट शेप फिगर आपको दिख जाएगी। वट शेप डू यू सी इन द काइट, अब काइट के अंदर ही आपको कौन सी शेप दिख रही है वो आपको यहाँ पर नोटिस करना है, ठीक है। नाउ प्ले विथ सर्कल, आपको एक और टॉपिक दिया गया, ये सिर्फ एक छोटी सी एक्टिविटी थी जो आपको करनी थी, इसमें बेस्ड इस पे कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं दे रखा। प्ले विथ सर्कल में क्या है, डू यू रिमेंबर अ सर्कल, क्या आपको सर्कल याद है क्या होता है, बिल्कुल जो हम कंपास की हेल्प से बनाते हैं। ड्रॉ अ सर्कल विद अ कंपास एंड मार्क इट सेंटर, एक कंपास की हेल्प से कितनी भी रेडियस ओपन करके सर्कल बना लो और उसमें एक सेंटर मार्क कर लो जहाँ पर आपने कंपास का पॉइंट रखा। नाउ ड्रॉ इट्स डायमीटर, डायमीटर वो होती है जो सर्कल के दोनों साइड टच हो रही है, तो आप इसे टच कर दो ऐसे, यहाँ पर मैंने एक डायमीटर ये बना ली, आप चाहो तो ये भी डायमीटर ले सकते हो। मार्क द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, ड्रॉ अनदर डायमीटर, दो डायमीटर्स यहाँ पर ड्रॉ हो गई। नाउ ज्वाइन द 4 डॉट्स, ये आपने यहाँ पर डॉट्स बना लिए थे जहाँ वो सर्कल पे टच हो रही थी, अब इन चारों डॉट्स को आपने ज्वाइन कर दिया। वट शेप इज फॉर्म्ड, कौन सी शेप यहाँ पर बन रही है। चेक द साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एंड द एंगल्स ऑब्टेन, तो कौन सी शेप बन रही है, क्वाड्रिलेटरल बन रही है, देख के ही पता चल रहा है ये क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि ये 4 साइडेड फिगर है। अब इसके एंगल्स आपको चेक करने हैं, ठीक है। ट्राई विद अ डिफरेंट पेयर ऑफ डायमीटर, अब कोई और पेयर लो डायमीटर का, जैसे ऐसे ले लिया, एक बार ऐसे ले लो सीधा और ऐसे, अब इनको ज्वाइन करो, ठीक है। वट डू यू नोटिस अबाउट द शेप दैट इज फॉर्म, उसके बाद जो शेप बनेगी उसको नोटिस करना है। इज इट पॉसिबल टू क्रिएट अ 4 साइडेड शेप अदर देन अ रेक्टेंगल थ्रू दिस प्रोसेस, क्या आप एक 4 साइडेड शेप इस पे बना सकते हो बट वो रेक्टेंगल नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा जैसे आपने फर्स्ट वाले में देखा यहाँ पर तो सारे एंगल उसके हमारे को 90 डिग्री मिले थे, रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा था, तो आपको ऐसी और पेयर बनाने हैं। तो क्या ये पॉसिबल है, हम रेक्टेंगल ही बना सकते हैं इससे, और कोई शेप हम 4 साइडेड फिगर की नहीं बना सकते क्योंकि स्क्वायर के केस में सारी साइड इक्वल होनी चाहिए, रोम्बस के केस में भी सारी साइड इक्वल होनी चाहिए, पैरेललोग्राम के केस में अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, पर रेक्टेंगल के केस में होता है अपोजिट साइड इक्वल के साथ 90 डिग्री का भी एक कॉम्बिनेशन होता है, तो हम यहाँ पर सिर्फ रेक्टेंगल को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ सर्कल डिजाइंस, यहाँ पर आपको सर्कल दे रखे हैं और कुछ डिजाइन के साथ दे रखे हैं। आपसे क्या कह रहे हैं, लुक एट द सर्कल गिवन बिलो, नीचे जो सर्कल्स दे रखे हैं एक बार ध्यान से देखो। इट इज मार्क्ड विद पॉइंट्स 1 to 24,
इनमें 1 to 24 तक के नंबर्स डले हुए हैं। ज्वाइन पॉइंट्स 1 to 11, 1 to 11 तक के पॉइंट्स ज्वाइन किए हुए हैं। 11 to 2 मतलब 1 से 11 को, फिर 2 से 11 को, फिर 2 से 12 को भी किया है, 2 to 12 एंड सो ऑन टिल यू रीच बैक एट 1, जब तक आप वापसी 1 पे ना हो जाओ। 1 से 11 को ज्वाइन किया, 2 से 11 को भी किया, 12 से भी किया, फिर 13 से करोगे, फिर 3 को 11 से, 12 से, 13 से, ये करा हुआ, 3 को 12 से कर दिया, ठीक है। अब 3 को ऐसे करके 13 से, 4 को 14 से कर दिया, 4 को 15 से कर दिया, 5 को 15 से कर दिया, ऐसी 6 को 16 से कर दिया। इस तरीके से 1, 11, 11, 2 ऐसे ज्वाइन करने हैं आपको। ट्राई इट विद डिफरेंट थ्रेड, कलर थ्रेड, अलग अलग कलर से ज्वाइन करना ताकि पता रहे कौन से नंबर को किससे ज्वाइन किया है, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ अ वे टू मेक अ डिज़ाइन एग्जैक्टली लाइक द इमेज गिवन हेयर, क्या आप ऐसा डिज़ाइन बना सकते हो जो आपको दे रखा है सर्कल की हेल्प से। तो इसमें 4 सर्कल्स आपको बना रखे हैं, जैसे एक सर्कल यहाँ बना दिया, फिर एक सर्कल यहाँ बना दिया, ठीक है। उसके बाद एक सर्कल उन्होंने ऐसे बनाया है, एक सर्कल ऐसे बना दिया और एक सर्कल ऐसे बना दिया, तो वो ये वाली शेप्स आपकी बन जाएगी। तो आपको ये ट्राई करना है, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज क्यूब कॉम्बिनेशन। क्यूब कॉम्बिनेशन में क्या आपको सिखा रखा है देखते हैं, चलो। हियर आर द 3 व्यूज ऑफ अ क्यूब, एक क्यूब के 3 व्यू आपको दिखा रखे हैं। कैन यू ड्रॉ दैम ऑन द नेट इन द करेक्ट ऑर्डर, तो क्या आप इसे प्रॉपरली ड्रॉ कर सकते हो, इस नेट के ऊपर आपको इसको ड्रॉ करना है। तो ठीक है, ये जो स्टार वाला जो है ये पोर्शन आप इसको यहाँ पर दिखा सकते हो, ठीक है। सर्कल वाला पोर्शन हम यहाँ दिखा देंगे, ये ग्रीन कलर का वो हो गया, और यहाँ पर ये प्लस का साइन आपको इस नेट के ऊपर ऐसे ड्रॉ करना था। इन क्यूब्स को जो डिफरेंट व्यूज दे रखे थे उसको यहाँ पर एडजस्ट करना था। फ्रंट, साइड, बैक सब हमने यहाँ बना दिया, क्लियर। उसके बाद कह रहे हैं हियर आर सम बिग सॉलिड क्यूब फ्रेम, कुछ क्यूब फ्रेम आपको दे रखे हैं। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम ईच क्यूब, हर एक क्यूब में से आप कितने छोटे छोटे क्यूब्स को निकाल सकते हो वो आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर आप यहाँ पर देखो फर्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है, यहाँ ऐसी 9 यहाँ है और 9 यहाँ है, आपको ये छोटे वाले क्यूब से इसमें से निकालने हैं। तो आप कितने क्यूब इसके अंदर से निकाल लोगे। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो ये 3x3 का एक क्यूब है, इसमें से आपने बीच में से एक रिमूव ये वाला किया है, तो एक ही थोड़ी होगा, उसके जो फ्रंट है, टॉप है, साइड है, सबसे रिमूव करोगे ना। तो आपसे कह रहा था कितने स्मॉल क्यूब्स आप रिमूव कर सकते हो। तो फर्स्ट 1 में आप यहाँ पर लिखोगे द फुल क्यूब जो है वो 3x3 का है, तो 3x3 × 3 27 स्मॉल क्यूब्स हैं उसके अंदर। जब आप उसमें से रिमूव कर लोगे तो एक बड़ा सा क्यूब का फ्रेम रह जाएगा, बाकी सारे क्यूब रिमूव हो जाएंगे। तो इसका मतलब टोटल जो आपने क्यूब रिमूव किए वो है 7। अब ये 7 आया कैसे, वो यहाँ देखो, जो बीच में से आपने यहाँ पर से 6 रिमूव किए, और एक जो बिल्कुल सेंटर में रिमूव होगा जो अंदर है, क्योंकि ये 3D शेप है तो आप इसकी सारी साइड नहीं देख सकते, जब आप बना के इसे रिमूव करोगे तभी एग्जैक्ट निकाल सकते हो। तो टोटल इसमें से 7 क्यूब्स रिमूव हो जाएंगे। उसी तरीके से बी वाले में टोटल 8 क्यूब्स रिमूव हो जाएंगे। कैसे, यहाँ पर 2x2 का ये रिमूव हो रहा है, ठीक है ना। तो 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, टोटल 8 क्यूब्स इसमें से रिमूव होंगे। यहाँ पर 3x3 का रिमूव हो रहा है, और ये 3D शेप है मेरे पास, तो टॉप बैक फ्रंट सब में अगर हम देखें तो टोटल 27 क्यूब्स हमारे पास रिमूव होंगे। 3x3 का पूरा एक ये ग्रिड निकाल रहे हो आप, यहाँ से भी, यहाँ से भी, आगे पीछे, टॉप बैक सबसे, ठीक है। अब आप इसको लिखोगे किस तरीके से, वो यहाँ पर है। फुल क्यूब हमने बता दिए कितने थे, 64, उसमें से हमने बिग क्यूब में से स्मॉल क्यूब्स निकाले, तो टोटल हमारे पास 32 क्यूब्स निकले। सिमिलरली दूसरा यहाँ पर हमने दे दिया 5x5 का क्यूब था, उसमें से हमने 3x3 के निकाले हैं, ठीक है। एक सेकेंड, हमने 3x3 के निकाले हैं ना यहाँ पर, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने कितना निकाला है यहाँ पर, 1 2 3 और 1 2 3, 3x3 के निकाले हैं हमने यहाँ। तो अगर इसमें आप देखो ना तो 3x3 के ग्रिड तो आप निकाल ही रहे हो, साथ में जो सेंटर्ड में रह जाएगा वो भी आप निकालोगे, तो टोटल मिला के 3x3 ग्रिड के 27 और 17, आप यहाँ पर से कितने जो रिमूव कर रहे हो वो कितने आ जाएंगे, 81 क्यूब्स आपके पास आएंगे। तो 3 × 3 × 3 × 3,
तो 81 क्यूब्स आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएंगे, रिमूव्ड हो जाएंगे छोटे छोटे उन बड़े वाले क्यूब में से। क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट पे आते हैं अपने। एक और क्वेश्चन यहाँ है, थर्ड वन। निशा हैज glued 27 स्मॉल क्यूब्स टुगेदर टू मेक अ लार्ज सॉलिड क्यूब। एक गर्ल है निशा, उसने छोटे छोटे 27 क्यूब्स को एक के साथ एक लगा दिया ताकि एक वो बड़ा क्यूब बना सके। शी पेंट द लार्ज क्यूब रेड। अब उसने जो बड़े वाला क्यूब बनाया है ना, उसको क्या किया, रेड कलर से पेंट कर दिया, जो कि आप देख रहे हो उसके हाथ में है। हाउ मेनी ऑफ द ओरिजिनल स्मॉल क्यूब हैव 3 फेसेस पेंटेड रेड, 2 फेसेस पेंटेड रेड, 1 फेस पेंटेड रेड, नो फेसेस पेंटेड रेड। कह रहा है तो अब आप मुझे ये बताओ, जब उसने क्या किया, छोटे छोटे क्यूब्स को मिला के एक बड़ा क्यूब बना दिया, तो ओरिजिनल जो छोटे छोटे क्यूब थे उसमें 3 फेस जो है वो रेड पेंट हुए हो, वो आपको बताना है। हाउ मैनी ऑफ द ओरिजिनल, और जिसमें एक हुआ हो, जिसमें 2 हुए हो, और जिसमें एक भी ना हुआ हो, सारे आपको बताने हैं यहाँ पर। तो 3 फेसेस जो पेंटेड रेड हो होंगे वो कैसे होंगे, ये कॉर्नर के क्यूब्स हैं, तो 8 कॉर्नर्स हो गए। ठीक है ना? तो अब अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर एक सिंपल सा हमने सॉल्यूशन दिया कि निशा ने क्या किया था, निशा हैज मेड सॉलिड क्यूब, जो उसने बड़े वाला सॉलिड क्यूब बनाया था वो 27 छोटे छोटे क्यूब्स लेके बनाए थे, आपको दे रखा था। सिंस 3 इंटू 3 इंटू 3 इज 27, तो जो लार्ज क्यूब बनेगा वो 3 इंटू 3 इंटू 3 का ही बनेगा, जब उसने छोटे छोटे 27 क्यूब्स लिए थे। तो अब उसने पूरे क्यूब को क्या किया है, रेड कलर का पेंट कर दिया है। तो लार्ज सॉलिड क्यूब हैज 8 कॉर्नर्स, तो उसमें 8 कॉर्नर्स हैं जो छोटे छोटे क्यूब से मिलके बने हुए हैं। तो इसका मतलब जो 8 स्मॉल क्यूब्स है ना वो रेड पेंट हुए हुए हैं, उनका 3 फेस रेड पेंट हुआ हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है 2 फेस होने चाहिए जो रेड से पेंट होने चाहिए। सिंस अ क्यूब हैज 12 एज, आपको पता है जो क्यूब होता है उसकी 12 एजेस है, 12 साइड्स हो गई, एज को ही साइड बोलते हैं, ये ध्यान रखना। एंड अ क्यूब इन द मिडल ऑफ ईच एज इज पेंटेड रेड, जो बीच में है। तो इसका मतलब जो है यहाँ पर आपको पता है उसकी 12 एजेस होती हैं, 12 साइड होती है, एक क्यूब उसका मिडल में है, अब वो पेंट हुआ हुआ है। तो देयर आर 12 स्मॉल क्यूब विद 2 फेसेस पेंटेड। 12 साइड है ना, तो इसका मतलब 12 छोटे छोटे क्यूब्स हो गए जिसमें 2 फेस जो है वो रेड कलर के पेंट है। ठीक है, थर्ड में आपसे क्या कह रहा था, यहाँ पर 1 फेस पेंट होना चाहिए रेड कलर का। तो दीज आर द स्मॉल क्यूब लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ ईच फेस ऑफ द लार्ज क्यूब। अ क्यूब हैज 6 फेस, एक क्यूब में आपको पता है 6 फेस होते हैं, फ्रंट बैक साइड टॉप बॉटम सब मिला के, और हर एक फेस जो है वो लार्ज क्यूब का वो 3x3 का स्क्वायर है, क्योंकि हमने ऊपर 27 स्मॉल क्यूब्स यूज किए थे उन्हें बनाने के लिए। ठीक है, द सेंटर स्मॉल क्यूब ऑफ ईच 3x3 फेस एंड ओनली 1 फेस। हर एक में फेस जो है सेंटर का वो तो एक ही होगा ना, बाकी तो फ्रंट बैक टॉप के फेसेस होंगे ना, पर जो सेंटर का फेस है वो एक ही होगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ जब उसके 6 फेसेस होते हैं तो उसमें 6 फेस ही होंगे ऐसे, जिसमें आपने क्या किया होगा, वहां पर 1 फेस पेंट किया होगा उसका रेड कलर से। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपसे इसमें पूछ रहा था कि कितने क्यूब ऐसे जिसका एक भी फेस नहीं पेंट हुआ हुआ। इफ वी रिमूव द आउटर लेयर ऑफ क्यूब, बाहर की लेयर हटा दो, वी आर लेफ्ट विद द इनर क्यूब। अंदर के छोटे छोटे क्यूब्स ही रह जाएंगे, बाहर का पूरी एक लेयर हटा दी। दिस मीन्स देयर इज ओनली 1 स्मॉल क्यूब राइट इन वेरी सेंटर। सेंटर में सिर्फ एक ही स्मॉल क्यूब होगा, ठीक है, जिसपे बिल्कुल भी पेंट नहीं हुआ होगा रेड कलर का, इसके बीच में जो एक होगा वो, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। क्लियर? नाउ एक छोटी सी पजल आपको दे रखी है, कह रहे तनु अरेंज 7 शेप्स इन अ लाइन, शी यूज 2 स्क्वायर, 2 ट्राइंगल, 1 सर्कल, 1 हेक्सागन एंड 1 रेक्टेंगल। तनु है उसने क्या किया, 7 शेप्स को एक लाइन में अरेंज किया है, जिसमें उसने 2 स्क्वायर लिए हैं, 2 ट्राइंगल लिए, एक सर्कल लिया, एक हेक्सागन लिया, एक रेक्टेंगल लिया है। फाइंड हर अरेंजमेंट यूजिंग द फॉलोइंग क्यू। कुछ क्लूज आपको दे रखे हैं, तो आपको उसकी अरेंजमेंट यहाँ पर बतानी है कि उसने किस तरीके से किया होगा। द स्क्वायर इज बिटवीन द सर्कल एंड रेक्टेंगल, फर्स्ट वन है। सेकेंड वन है आपके पास द रेक्टेंगल इज बिटवीन द स्क्वायर एंड ट्राइंगल, द 2 triangles are next to the square, hexagon is to the right of the triangle and the circle is to the left of the circle। तो आपसे इसमें कह रहा है द स्क्वायर इज बिटवीन द सर्कल एंड द रेक्टेंगल, जो स्क्वायर है वो सर्कल और रेक्टेंगल के बीच में है। तो इसका मतलब उसने ये 7 शेप्स किस तरीके से अरेंज की होगी, तो उसने इस तरीके से अरेंज की होगी। अगर मैं फर्स्ट वाली अरेंजमेंट यहाँ पर देखूं,
तो उसने सबसे पहले सर्कल लगाया होगा, फिर स्क्वायर लगाया होगा, फिर रेक्टेंगल लगाया होगा, क्योंकि वो कह रहा था स्क्वायर इनके बीच में है। या फिर उसने रेक्टेंगल पहले लगा दिया होगा, फिर स्क्वायर लगा दिया होगा, और फिर सर्कल लगा दिया होगा, क्योंकि क्वेश्चन आपसे बोल रहा था सर्कल और रेक्टेंगल के बीच में है आपके पास। इस तरीके से अरेंज कर दिया होगा। ठीक है, दूसरे में कह रहा है जो रेक्टेंगल है वो स्क्वायर और ट्राइंगल के बीच में है। तब रेक्टेंगल बीच में है तो उसने किस तरीके से अरेंज किया होगा? सबसे पहले उसने सर्कल लगा दिया होगा, या तो स्क्वायर लगा दिया होगा, फिर रेक्टेंगल लगा दिया होगा, क्योंकि रेक्टेंगल तो स्क्वायर और ट्राइंगल के बीच में था ना, तो अब ट्राइंगल लगाया होगा, ऐसे लगा दिया होगा। बाकी की जो शेप्स है ना, आप ये मत सोचना उसने हेक्सागन वगैरह नहीं लगाया, उसने वो भी लगाया होगा। ठीक है, पर मेन अरेंजमेंट उसने ऐसे की होगी। या फिर उसने इसका उल्टा भी कर सकता है, उसने पहले ट्राइंगल लगा दिया, फिर रेक्टेंगल, फिर स्क्वायर और फिर सर्कल। ठीक है, सी वाले में कह रहे हैं द टू ट्राइंगल आर नेक्स्ट टू द स्क्वायर, स्क्वायर के साथ में लगाए हैं। तो वो हमसे कह रहा है दो ट्राइंगल्स जो है वो स्क्वायर के साथ में है। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो वो कह रहे हैं कि दो ट्राइंगल स्क्वायर के नेक्स्ट हैं, बट हम यहाँ ऑलरेडी देख चुके हैं कि रेक्टेंगल के बाद एक ट्राइंगल है या फिर रेक्टेंगल से पहले एक ट्राइंगल है, क्योंकि उसने यहाँ पर अरेंज कर दिया है, रेक्टेंगल को स्क्वायर और ट्राइंगल के बीच में ऑलरेडी अरेंज कर दिया है। ये है ना रेक्टेंगल को, तो इसका मतलब अगर अब उसने अरेंजमेंट बनाई होगी तो कैसे बनाई होगी? तो उसने पहले एक ही ट्राइंगल यहाँ लिया होगा, क्योंकि एक ट्राइंगल तो वहाँ एडजस्ट हो चुका है, फिर उसने सर्कल ले लिया होगा, फिर उसने स्क्वायर लिया होगा, क्योंकि सर्कल और रेक्टेंगल के बीच में स्क्वायर है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसने रेक्टेंगल लिया होगा, फिर उसने ट्राइंगल लिया होगा, क्योंकि वो बोल रहा था कि स्क्वायर और ट्राइंगल के बीच में एक रेक्टेंगल है। तो थर्ड अरेंजमेंट उसने ऐसे बनाई होगी कि ऊपर की दोनों भी फॉलो हो रही हो। नेक्स्ट में कह रहा है हेक्सागन इज टू द राइट ऑफ द ट्राइंगल। अब ट्राइंगल के साइड में होना चाहिए हेक्सागन, तो ठीक है, अब हम बना सकते हैं। पहले उसने ट्राइंगल ले लिया होगा, फिर उसने सर्कल लिया होगा, फिर स्क्वायर लिया होगा, राइट पे कह रहा है ना, फिर रेक्टेंगल लिया होगा, फिर उसने ट्राइंगल लिया होगा, और उसके बाद उसने क्या किया होगा? हेक्सागन ले लिया होगा के राइट पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट में कह रहा है सर्कल इज टू द लेफ्ट ऑफ द स्क्वायर। सर्कल जो है वो स्क्वायर के लेफ्ट में होना चाहिए, तो सर्कल तो ऑलरेडी स्क्वायर के लेफ्ट में ही, आप ध्यान से देख लो, है ना लेफ्ट में। तो इसका मतलब फाइनल अरेंजमेंट उसने कैसे की है? तो इन सारी शेप्स की फाइनल अरेंजमेंट कैसे हुई? उसने सबसे पहले लिया ट्राइंगल, फिर उसने लिया सर्कल, फिर उसने लिया स्क्वायर, फिर उसने लिया रेक्टेंगल, फिर उसने लिया ट्राइंगल। ट्राइंगल के राइट में हेक्सागन होना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा दे रखा था। फिर मेरे पास एक स्क्वायर बच गया, वो उसने ले लिया लास्ट में। क्लियर? ये हो गई उसकी फाइनल अरेंजमेंट कंप्लीट। नेक्स्ट आपके पास अब नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं? फर्स्ट वन इज आइकोसीड्रोन एंड डोडोडिक्रोन। क्या है ये दोनों वर्ड? पहले इन्हें जानते हैं। व्हाट डज दिस नेम मीन्स? वंस यू काउंट देयर फेस यू विल नो। एक बार आप इनके फेसेस देख लोगे और उनके फेसेस को काउंट कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं। आइकोसीड्रोन ये आपके पास, ठीक है, और डोडोक्रीड्रोन ये आपके पास। तो आपसे क्या कह रहे हैं? क्या ये नाम क्या रिप्रेजेंट करता है? तो जो आइकोसीड्रोन होता है ना, वो एक वो शेप होती है जिसमें 20 फेसेस होते हैं, 20 फेसेस। और ज्यादातर इसमें आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल मिलेगा देखने को, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है। और जो ये वाली शेप होती है ना, ये वो शेप होती है, एक 3 डायमेंशनल शेप है दोनों, जिसमें आपको 12 प्लेन फेसेस देखने को मिलते हैं। और इसमें पेंटागन शेप मिलती है आपको। जो फेसेस होते हैं ना वो पेंटागन शेप के होते हैं, जैसे ये 5 साइडेड फिगर वाले। ठीक है, नाउ आप कह रहे हैं यूज द नेट प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द बुक। आपके बुक में लास्ट में वो नेट
नेट्स मतलब इसके पार्ट्स प्रोवाइड किए गए हैं, आपको उनको जोड़ के एक इनके ऊपर बेस्ड मॉडल आपको वो बनाना है। क्लियर? व्हाट शेप डू यू सी इन एन आइकोसीड्रॉन, इसमें आपको कौन सी शेप मिल रही है, और डोडोडिक्रोडॉन में कौन सी मिल रही है। तो इसमें आप देख के बता सकते हैं, आपको एक ट्राइंगल की शेप मिल रही है, तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि इसमें मुझे ट्राइंगल की शेप मिल रही है, या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप मिल रही है। इसके अंदर आपको पेंटागन की शेप मिल रही है, तो आप यहाँ पर लिख दोगे पेंटागन। क्लियर? कि डू ऑल फेसेस लुक द सेम, क्या इनके फेसेस जो हैं वो सेम है। हाँ, आपको सारे फेसेस सेम ही तो दिख रहे हैं दोनों में, हर एक फेस जो है वो ट्राइंगल शेप का है और हर एक फेस जो है वो पेंटागन शेप का है। तो आप दोनों में लिख दोगे यस, एवरी सिंगल फेस इज इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल एंड एवरी सिंगल फेस इज इन द फॉर्म ऑफ पेंटागन। क्लियर? नाउ हाउ मेनी फेसेस मीट एट अ वर्टेक्स, एक वर्टेक्स पे कितने फेस मिल रहे हैं दोनों के, आपको ये बताने हैं। तो एक वर्टेक्स पे अगर हम यहाँ पर देखें, तो एक वर्टेक्स पे कितने फेसेस मिल रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 फेसेस मिल रहे हैं। ठीक है, इसके अगर मैं देखूं तो 1 2 3 मिल रहे हैं, तो इसके 5 फेसेस मिल रहे हैं और इसके 3 फेसेस मिल रहे हैं। डू द सेम नंबर ऑफ फेसेस मीट एट ईच वर्टेक्स, कह रहे क्या सेम नंबर ऑफ फेसेस मिल रहे हैं हर एक वर्टेक्स पे। हाँ, तो सेम नंबर ऑफ फेसेस ही तो मिल रहे हैं हर एक वर्टेक्स पे। इस पे देखोगे इस पे भी 3 है, इसके इस वाले वर्टेक्स पे देख लो इस पे भी 5 ही है, तो सेम ही तो मिल रहे हैं। ऐसा तो नहीं है किसी वर्टेक्स पे 3 किसी पे 4 मिल रहे हो। ठीक है, हाउ मेनी एजेस डू यू सी, आप इसमें कितनी एजेस देख पा रहे हो। एजेस का मतलब होता है लाइन जहां पर दो फेस आके मिलते हैं। तो अगर हम इसमें देखें, हम इसमें 30 एजेस मिल जाती हैं, और इसमें भी ये 3D शेप है एकदम। आप यहाँ पर 30 फिगर को देख के काउंट नहीं कर सकते, कभी ऐसी फिगर रियल में देखो तब काउंट करना, तो आपको पता चलेगा कि दोनों के आप 30 एजेस देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज हाउ डिड यू काउंट देम सच दैट यू डू नॉट मिस आउट एनी एज और काउंट एन एज ट्वाइस, आप इसे किस तरीके से काउंट करो वो बताओ, कि आप एक भी एज को मिस ना करो और दूसरा किसी भी एज को आप 2 बार काउंट ना कर लो। तो एक ऐसा तरीका बताओ। तो देखो, आपको पता है कि आइकोसीड्रॉन के 20 फेसेस होते हैं, 20 ट्राइंगल्स हैं उसके अंदर, और हर एक ट्राइंगल की 3 साइड होती हैं, तो इससे आपको पता चल जाएगा उसमें कितना आ जाएगा वहां पर 60। ठीक है ना, 20 ट्राइंगल्स हैं, हर एक की 3 साइड है, तो 20 × 3 60 हो जाएगा। पर हर एक एज जो है वो 2 ट्राइंगल शेयर कर रही है, ध्यान से देखो, ये वाली जो एज है वो ये वाला ट्राइंगल भी शेयर कर रही है और ये वाला ट्राइंगल भी शेयर कर रही है। तो ऐसे हर एक एज 2 ट्राइंगल शेयर कर रही है, तो हम 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है, तो हम फर्स्ट वाले के लिए यहां पर लिख देते हैं, तो वी कैन सी दैट ईच ऑफ द 20 triangles has 3 sides. So 20 × 3 is equals to 60 साइड हो गई, बट एक एज 2 ट्राइंगल शेयर कर रही है, बट ईच एज इज शेयर 2 ट्राइंगल्स। तो फिर टोटल कितनी हो जाएगी। सो वी काउंटेड एवरी एज ट्वाइस, तो रियल एज कितनी हो जाएंगी फिर, तो रियल नंबर हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ जाएगा 30। क्लियर? बी पार्ट वाले का देखो, इसमें क्या रहा है 12 पेंटागन्स होते हैं इसके अंदर और 5 साइड है, तो 12 × 6 कर देंगे पहले हम,
ईच ऑफ द 12 पेंटागन हैज 5 साइड्स, सो 12 इंटू 5 हो जाएगा 60 साइड्स। अगेन कॉमन शेयर कर रही है वो, ईच एज इज शेयर्ड बाय 2 पेंटागन्स, 2 पेंटागन एक एज को शेयर कर रहे हैं, तो रियल कितनी हो जाएंगी 60 डिवाइडेड बाय 2, 30 एजेस। क्लियर? चलिए आप कह रहे हैं कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर सॉलिड शेप दैट हैव फेस दैट लुक लाइक द सेम, क्या कोई और सॉलिड शेप आप बता सकते हैं जिसकी फेसेस कुछ ऐसे से ही दिखते हों? तो ऐसे काफ़ी सारे होते हैं, हम टेट्राहाइड्रन ले सकते हैं, यहाँ पर हेक्साहाइड्रन भी ले सकते हैं, ऑक्टाहाइड्रन भी ले सकते हैं। यू कैन ऑल्सो बिल्ड सम 3D शेप यूजिंग स्ट्रॉ एंड आइसक्रीम स्टिक और क्ले और प्ले डव, विच शेप डू यू मेक? कह रहा है आप आइसक्रीम स्टिक से, क्ले से या फिर प्ले डग जो होता है उनसे काफ़ी 3D शेप्स को बना सकते हो। तो कौन कौन सी शेप्स आपने बनाई वो आपको यहाँ पर बतानी है। यहाँ पर आपको कुछ शेप्स दिख रही होंगी, स्ट्रॉ, क्ले, इनकी हेल्प से हम बना सकते हैं, हम क्यूब्स बना सकते हैं। कौन कौन सी शेप्स बना सकते हैं? हम क्यूब्स बना सकते हैं, क्यूबॉइड्स बना सकते हैं, स्ट्रॉ की हेल्प से, क्ले की हेल्प से बना सकते हैं, ठीक है। पिरामिड बना सकते हैं हम, स्क्वायर शेप का जिसका स्क्वायर बेस हो, ट्रायंगल बेस्ड हो, वो भी बना सकते हैं। ट्रायंगुलर प्रिज्म भी हम बना सकते हैं उनकी हेल्प से। कुछ शेप्स उन्होंने भी यहाँ पर आपको बना के दे रखी हैं, वो भी हम बना सकते हैं। तो बहुत सारी 3D शेप्स हम इनकी हेल्प से बना सकते हैं। क्लियर? इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कहीं भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।